स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा 7 हिंदी मीडियम का विज्ञान का पाठ 7। अब क्या है, अभी तक अपन लाइन से पढ़ते आ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन अब क्या है, सिलेबस में कुछ चैप्टर कम करवा दिए हैं, तो डायरेक्ट अब मैं हाफ ईयरली के बाद पहला जो चैप्टर ले रही हूँ वो है कौन सा, 7, पौधे एवं जंतुओं में श्वसन। इसमें से कुछ चैप्टर शॉर्ट करवा दिए हैं, ये आपके क्या बोलते हैं सिलेबस में आने वाले हैं, जो मैं अब करवाती जाऊंगी। इससे पहले 4 तक हो चुका था। जलवायु और मृदा जो 5 और 6 पार्ट है वो हम उसको छोड़ रहे हैं। अब 7 पार्ट शुरू करते हैं हम, पौधे एवं जंतुओं में श्वसन। तो श्वसन क्रिया, ठीक है। जीवधारी पाचन तत्वों पदार्थों के साथ ऑक्सीजन के सहयोग से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। यही ऊर्जा जीवधारी अपने प्रत्येक काम को करने के लिए प्रयोग करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, श्वसन कहलाती है। श्वसन करना माने सांस लेना, जो अपन प्रतिदिन लेते हैं, प्रति समय, प्रति पल, प्रति क्षण लेते हैं। श्वसन क्रिया द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचकर रक्त को शुद्ध करती है तथा फेफड़ों में ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड प्रश्वसन तथा उच्छ्वास द्वारा शरीर से बाहर निकलती रहती है। इस प्रकार सांस लेने तथा गैसों के आदान प्रदान की क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, भारी श्वसन या सांस लेना। सांस लेने की प्रक्रिया में जीव वायु में से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। जीवों द्वारा किया जाने वाला यह विभिन्न प्रकार का श्वसन उसके आकार एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। उदाहरण, अमीबा अपनी कोशिका भित्ति के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करता है। मनुष्य तथा जंतुओं में सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। श्वसन की क्रिया में सहायता करने वाले अन्य अंग गलफड़े तथा स्टोमेटा यानी रंध्र हैं। वायु शरीर में नाक एवं मुंह के द्वारा प्रवेश करती है तथा बाहर निकलती है। यह नली के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों द्वारा छोटी रक्त की नलिकाएं होती हैं तथा रक्त नलिकाओं से रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। श्वसन प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, सांस को अंदर खींचना या अंतः श्वसन तथा सांस को बाहर छोड़ना निःश्वसन। अतः श्वसन की प्रक्रिया में वातावरण की वायु अंदर आती है और निःश्वसन की क्रिया में वायु बाहर निकलती है। अतः श्वसन में किसी जीव और उसके पर्यावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, अतः सांस लेने समय ऊर्जा मुक्त नहीं होती। नंबर 2 है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में होता है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल का अनुपयोगी पदार्थ के रूप में निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को विभिन्न निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। C6H12O4 प्लस C6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तालिका का संगठन सांस लेने और छोड़ने के बारे में दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। श्वसन के आधार, ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के निर्माण में भोजन का ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल अनुपयोगी पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। इसे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। इस प्रक्रिया में केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ग्रहण करकी की वायु की अपेक्षा अधिक होती है। अब इसमें दिया श्वास और कोशिकीय श्वसन, दोनों में क्या अंतर है।
श्वासोच्छवास यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। और जो कोशिकीय श्वसन है यह एक जैविक क्रिया है। इसमें ग्लूकोज का कार्य कार्बन डाइऑक्साइड व जल में ऑक्सीकरण होता है। नंबर 2, इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण नहीं होता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में एंजाइम उपयोग नहीं होते। इसमें एंजाइम मतलब जो इसमें होता है श्वास में वो कोशिकीय श्वसन में नहीं होता। अब है अनाक्सीय श्वसन। कुछ जीवों जैसे ईस्ट या बैक्टीरिया आदि का श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के श्वसन में भोजन का पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता तथा अत्यधिक ऊर्जा मुक्त नहीं होती। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। C6H12O6 एरो 2CO2H2OH प्लस 2CO प्लस ऊर्जा। अब आता है ऑक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर। ऑक्सीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जो इधर होगा वो उधर नहीं होगा। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा के में आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। और नंबर 3 है पॉइंट, ऊर्जा की काफ़ी मात्रा मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा की बहुत कम मात्रा मुक्त होती है। ठीक है, करके देखें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे। श्वसन का दहन। इस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया ज्वलन के समरूप होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम पेट्रोल या लकड़ी जलाते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश के रूप में बनती है। श्वसन व ज्वलन की दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है तथा प्राप्त अंतिम उत्पाद विभिन्न तरीकों से विभिन्न होते हैं। ये अंतर तालिका में दिए गए हैं। अब श्वसन और दहन में अंतर। तो यह एक मंद प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों में पूरी होती है। यह एकल चरण में पूरी होने वाली प्रक्रिया तीव्र प्रक्रिया, मंद थी वो तीव्र है, और एकल चरण में होती है वो विभिन्न चरणों में होती है। ठीक है ना। नंबर 2 पॉइंट है, यह शरीर के ताप 37 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यह उच्च ताप पर होती है। रासायनिक अणुओं के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यह मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, यह ऊष्मा द्वारा बाहर निकलती है। अब आते हैं पौधों में श्वसन। पौधों में इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती जितनी कि जंतुओं को, क्योंकि उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता नहीं है। किसको? पौधों को। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए पुनर्निर्माण तथा कोशिकाओं में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः पौधों की कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं की भांति श्वसन करती हैं, लेकिन पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों पर स्टोमेटा तथा टहनियों में वातारंध्रों के कारण होता है। पौधों में श्वसन के लिए विशेष अंग छिपे रहते हैं। गैसों का विस्मरण निम्नलिखित 3 स्रोतों के द्वारा होता है। नंबर 1 है स्टोमेटा या रंध्र, एकल रंध्र के द्वारा पत्तियों के तल पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र, पुरानी टहनियों पर खुले रूप में उपस्थित वातरंध्रों द्वारा, और नंबर 3 जड़ों के सामान्य तल द्वारा। जलीय पौधों में गैसें शारीरिक सतह द्वारा विस्तारित होती हैं। रंध्र रिक्तिका 2 किडनी के आकार की कोशिकाओं में घिरी रहती हैं, जिसे द्वार कोशिकाएं कहते हैं। रक्षक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है तथा वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। रक्षक कोशिकाएं सह कोशिकाओं में घिरी रहती हैं। द्वार कोशिकाओं और सह कोशिकाओं से बनी संपूर्ण रचना को रंध्र तंत्र कहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से ग्लूकोज बनाते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। यह ऊर्जा क्लोरोफिल के द्वारा एकत्रित होती है। बना हुआ ग्लूकोज इस ऊर्जा का कुछ भाग ग्रहण
करता है। तो ये सूत्र आपको दिया गया। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। जब किसी पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसे उसी तरीके से मुक्त करता है जैसे कोई जीव श्वसन की क्रिया में करता है। C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा करके देख लीजिएगा आप। इसमें ये दिया है विधि। इसके बाद आप नीचे पढ़ते हैं। पहली बार देखने पर यह अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की भांति लगती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ग्लूकोज के निर्माण करती है तथा श्वसन क्रिया इसे विभाजित करती है। इस प्रकार अभिक्रिया बहुत अधिक भिन्न होती हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा से प्राप्त होती है। श्वसन क्रिया में रासायनिक ऊर्जा होती है। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण प्रकृति के विपरीत होते हैं। नंबर 1, श्वसन प्रक्रिया जिसमें भोजन सरल रूप में विखंडित हो जाता है जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन सह अणुओं से एकत्रित हो जाता है। नंबर 2, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा बनती है जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा की सूर्य के प्रकाश के रूप में आवश्यकता होती है। श्वसन में ऑक्सीजन उपयोग की जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनती है। श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है तथा बाहर निकलते हैं जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह गैस ग्रहण करती है। जंतुओं में श्वसन अमीबा साधारण जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा हाइड्रा में श्वसन संबंधी विशेष अंग नहीं होते। ये जीव सरल, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सीधे संपर्क में होते हैं तथा इस प्रकार चारों तरफ से घिरे जल से कोशिकाएं झिल्ली में ऑक्सीजन का विसरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर विसरित हो जाती है। केंचुआ तथा जोंक, कुछ जीव जैसे केंचुआ व जोंक अपनी लसलसी त्वचा से सांस लेते हैं। यह त्वचा बहुत पतली होती है तथा इसमें रक्त की ठीक प्रकार से पूर्ति हो जाती है। यह रक्त ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी भागों में यहाँ वहाँ भेजता है। कीट पतंगों में कंकाल की गति के कारण रिक्तिका की वायु बाहर अंदर जाती है जिसे श्वास रंध्र कहते हैं। ये नलियाँ शरीर के सतह पर उपस्थित रहती हैं तथा शाखाओं में बटी हुई श्वास नलियों से जुड़ी रहती है। श्वास रंध्र वायु आवागमन को नियंत्रित करने के लिए खुल सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। मछली एक जलीय जीव है जिसे विशेष अंग होते हैं, जिन्हें गलफड़े कहते हैं। ये गलफड़े सिर के दोनों ओर स्थित होते हैं। गैसों के आदान प्रदान के लिए मछलियाँ इन गलफड़ों का उपयोग करती हैं। जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए मछली मुंह में जल भरती हैं तथा इसे गलफड़ों के ऊपर पंप करती हैं। जल क्लोम दरारों के द्वारा क्लोम कक्ष में पहुँचता है। प्रत्येक कक्ष में जल तंतु से गुजरता है। वे ऑक्सीजन का अवशोषित करके बनी कार्बन डाइऑक्साइड से इसे स्थानांतरित कर देते हैं। मेढक उभयचर होते हैं अर्थात वे भूमि तथा पृथ्वी पानी दोनों पर रहते हैं। जब ये शिशुभावस्था में होते हैं तो वे गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। वयस्क मेढक अधिकतर फेफड़ों से सांस लेते हैं तथा अपनी त्वचा के द्वारा पर्यावरण की गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मेढक की चिकनी त्वचा में रक्त नलिकाएं होती हैं। गैसों के आदान प्रदान रक्त नलिकाओं की पतली दीवारों के कारण होता है। मानव में श्वसन के लिए सबसे मुख्य अंग फेफड़े हैं। गुहाओं तथा नलिकाओं को की एक श्रृंखला फेफड़ों में वायु खींचती है तथा श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के मुख्य अंग निम्नलिखित या अग्रलिखित हैं। पहला है नाक में 2 बाहरी नासा गुहाएं होती हैं। वायु इन्हीं नासा गुहाओं के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। इन झिल्लियाँ रेखित होती है जो कि चिकनी चिपचिपी त्वचा से ढकी रहती है। कुछ झिल्लियाँ गतिमान सीलियाँ बाली भी रहती हैं। जब वायु इन झिल्लियों से गुजरती है तब गर्म तथा नमी युक्त हो जाती है। कलम पर जमे धूल के कणों को गले के रास्ते सीलिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जहाँ ये या तो निगल लिए जाते हैं या खांसकर बाहर कर दिए
जाते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली भोजन व वायु के लिए एक संयुक्त कक्ष है। नासा गुहा ग्रास नली में जाकर मिलती है तथा ग्रास नली से गुजरने वाली वायु श्वसन नली में प्रवेश करती है, जो कि गर्दन के मध्य में स्थित होती है। ध्वनि तंत्र को टैटुआ भी कहते हैं। यह वह श्वास नली में स्थित रहता है। ध्वनि तंत्र में ध्वनि ग्रंथि होती हैं जो इनमें होकर वायु से गुजरने पर कंपन की गति करती हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इतना पार्ट पढ़ लिया है। इसका 7 चैप्टर क्या है अपना 7 चैप्टर याद है? पौधों एवं जंतुओं में श्वसन। अब इसके नेक्स्ट आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कहाँ से मानव श्वसन के अंग तंत्र कौन से हैं, उसके आगे का चौथा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।